नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वप्ना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के मुक्तेश्वर पहुंचे, जहां मातृशक्ति और स्थानीय जनता ने भव्य स्वागत किया। सीएम धामी ने विधानसभा क्षेत्र भीमताल के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं हिमगिरी स्टेडियम लेटीबोंगा मुक्तेश्वर का, जहां मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कोई क्षेत्र शायद छूटा नहीं होगा जिस क्षेत्र में विकास के कामों का उन्होंने उल्लेख न किया हो या विकास के कामों के लिए प्रयास न किया हो। और जब भी मुझसे मिलने आते हैं तो मुलाकात बहुत संक्षिप्त करते हैं। कई बार बहुत सारे लोग काफी समय लगा देते हैं, लेकिन जितने टाइम के लिए आते हैं 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ये भीमताल विधानसभा के अलावा कोई बात नहीं करते। कभी कहते हैं मेरे धारी ब्लॉक में ये काम करना है, कभी कहते हैं ओखलकांडा में ये काम करना है, कभी कहते हैं भीमताल में काम करना है, कभी कहते हैं रामगढ़ की ये योजना आप स्वीकृत कर दीजिए, कभी इसका उच्चीकरण कर दीजिए, कभी यहाँ पंपिंग योजना लगा दीजिए, कभी ये रोड आप सीआरएफ में भेज दीजिए, कभी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की रोड दे दीजिए, कभी स्कूलों का उच्चीकरण कर दीजिए, कहीं डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बना दीजिए। और सच में ये बहुत चिंतित रहते हैं। मुझे भी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते 3 दशक से ज्यादा समय हो गया, लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधि बहुत कम होते हैं जो केवल और केवल अपने क्षेत्र की चिंता करते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने यहां उल्लेख किया अपने बारे में, सच में ये इतनी सोच उसी के अंदर हो सकती है, इतना कष्ट, इतना दर्द उसी के अंदर हो सकता है जिन्होंने उन स्थितियों को, उन परिस्थितियों को, उन समस्याओं को और परेशानियों को जिया हो या उनका सामना किया हो। तो भाइयों बहनों, इन्हीं के निरंतर प्रयासों का परिणाम है कि आज हम भीमताल विधानसभा के समग्र विकास के लिए अनेक अनेक योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास आप सबके बीच में कर रहे हैं। और राम सिंह जी ने मुझे इस क्षेत्र के प्रमुख राज्य मार्ग अभी 10 के बारे में, खराब स्थिति के बारे में अवगत कराया था और मैंने इसका तत्काल संज्ञान लिया। बल्कि आए तो मैंने इनको कल बताया भी कि राम सिंह जी ये सड़क मैं स्वीकृत कर रहा हूं। तो इन्होंने कहा भाई साहब आप आएंगे कल वहां, तो कल वहीं पर आप बता देना। और इसका संज्ञान लेते हुए कल ही इस राजमार्ग के लिए भीमताल से चाफी होते हुए धानाचूली से मोतियापाथर देवीधुरा तक की सड़क के पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण के लिए लगभग 9.5 करोड़ रुपए की धनराशि मैं आपके यहां आने से पहले इसको स्वीकृत करके आ गया हूं। शायद आज इसका शासनादेश भी निकल जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि आज हम भीमताल विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ नैनीताल जनपद के अंतर्गत आने वाले अन्य विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी 112 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 17 विकास योजनाओं का आज यहां पर हमने लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसमें हम सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, खेल, सिंचाई सहित विभिन्न विकासपरक योजनाओं के अलावा निराक्षित गौवंश के संरक्षण के लिए आज यहां पर हमने गौशाला का लोकार्पण भी हम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को, जरूरतों को और अधिक सशक्त बनाने में, लोगों के जीवन को आसान बनाने में बहुत मददगार साबित होंगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हमारा राज्य भी विकास और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जहां एक ओर सुदूरवर्ती हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में गांव, सड़क, शिक्षा, पेयजल सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, वहीं हम राज्य की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। हम केदारखंड की भांति ही जैसे 4 धामों का आज बहुत तेजी से विकास हुआ है, उसी की भांति मानस खंड के भी हमारे पौराणिक मंदिरों को, अनेक मंदिर, अभी मां बाराही
का मंदिर भी हमारे यहीं पास से लगा हुआ है, हमारे अन्य मंदिर भी लगे हुए हैं। उन सभी को, जैसे हमने कैलाश के बारे में भी अभी राम सिंह जी कह रहे थे, उन सभी मंदिरों के पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण के लिए भी हम पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में सिद्धपीठ नैना देवी मंदिर के साथ साथ कैंची धाम, तल्लीताल में हनुमानगढ़ी, मुक्तेश्वर धाम सहित विभिन्न पौराणिक मंदिरों का आज विकास किया जा रहा है। परंतु भाइयों बहनों, मैं आप सबके समक्ष यह भी कहना चाहता हूं, जब हम ये सब काम कर रहे हैं, मंदिरों का विकास कर रहे हैं, केदारखंड में, मानस खंड में आदि कैलाश यात्रा शुरू कर रहे हैं, अनेक हमारे जो नए नए काम हैं उन कामों को बढ़ा रहे हैं, सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, तो हमारे जो विपक्ष के लोग हैं जिनके बारे में राम सिंह जी अभी बहुत बोले हैं, उनकी पार्टी के लोग, उनको देवभूमि में सनातन संस्कृति का सम्मान और मंदिरों में जो काम कराए जा रहे हैं, सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, विकास कराया जा रहा है, नवीनीकरण कराया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश क्षेत्र को बाल श्रम मुक्त बनाने की कवायद तेज हो गई है। श्रम विभाग ने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर बाजार में जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान अधिकारियों ने व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कान पर नहीं रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि बाल श्रम करना कानूनन अपराध है। पकड़े जाने पर इसमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया है कि पहले चरण में जागरूकता फैलाई जा रही है, दूसरे फेज में दुकान के बाहर बाल श्रम मुक्त प्रतिष्ठान को लेबल व्यापारियों को लगाना जरूरी होगा। तीसरे चरण में 18 साल से कम उम्र के बच्चों से नौकरी करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बताया कि 31 दिसंबर तक ऋषिकेश क्षेत्र को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिससे पाने के लिए श्रम विभाग अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहा है। जागरूकता अभियान के दौरान व्यापारियों ने क्षेत्र को बाल श्रम मुक्त बनाने में सहयोग देने का वादा किया है। ऋषिकेश क्षेत्र को नो चाइल्ड लेबर जोन बनाना है। इसी के क्रम में पूरे ऋषिकेश क्षेत्र में अभी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें डीटीएफ के सारे मेंबरान हैं। इसमें हमारे आईसीडीएस से हैं, डीपीओ साहिबा हैं, आसरा ट्रस्ट है और बचपन बचाओ आंदोलन की टीम से भी आए हैं और श्रम विभाग इसको लीड कर रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि पहले नागरिकों को और दुकानदारों को, प्रतिष्ठान स्वामियों को ये बताया जाए कि चाइल्ड लेबर को निषेध करना है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही हमें ऋषिकेश को पूरा बाल श्रम मुक्त करना है। तो उसके तहत जो हम एक जन जागरूकता अभियान भी कर रहे हैं और जागरूकता अभियान के उपरांत जो है हमारे निरीक्षण की भी कार्रवाइयां रहेंगी और प्रयास ये रहेगा कि अधिकांश लोग जो है इसके बारे में, अधिनियम के बारे में जाने और कोई अगर ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो 1098 या श्रम विभाग में कोई भी लिखित शिकायत देकर या टेलीफोनिकली भी शिकायत देकर बाल श्रम के उन्मूलन में हमें आम नागरिक भी सहयोग दे सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे, जहां पुलिस मुख्यालय में डीजीपी दीपम सेठ की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बीच आपको बता दें, जहां पर व्यापक फायर सेफ्टी, ऑडिट, अपराध और कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। वीसी के माध्यम से गढ़वाल और कुमायूं रेंज जनपदों, रेलवे एसटीएफ के एसएसपी और एसपी जुड़े डीजीपी के अधिकारियों को कड़े निर्देश। अगले सप्ताह में प्रदेश के सभी प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा का करें ऑडिट। अग्नि सुरक्षा के लिए उपलब्ध सभी उपकरणों की उपलब्धता, कार्यक्षमता और पर्याप्तता की गहनता से करें जांच। सार्वजनिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में स्थापित सभी फायर हाइड्रेंट वह क्रियाशील संवेदनशील प्रतिष्ठानों में पर्याप्त अग्निशमन उपकरण, अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन निकास का चिन्हीकरण करें। संवेदनशील प्रतिष्ठानों का नियमित करें आकस्मिक निरीक्षण। मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर करें ठोस कार्रवाई। शीतकालीन चारधाम यात्रा मार्गों पर सुरक्षा और संचालन व्यवस्था को सशक्त बनाने पर विशेष जोर। गंभीर अपराधों के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और अवैध संपत्ति जब्तीकरण के लिए चलाए विशेष अभियान। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत वाणिज्यिक मात्रा वाले लंबित अभियोगों का करें निस्तारण। इसके साथ ही पेशेवर अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत करें कड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को नियमानुसार करें कुर्क। पुलिसकर्मियों की पदोन्नति प्रक्रिया में लाए तेजी। जहां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन में प्राप्त सुझाव पर भी हुई चर्चा।
नगर निगम देहरादून द्वारा नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शुरू की गई पहल के तहत मुख्य नगर आयुक्त नमामि बंसल ने राजपुर जोन में नगर निगम आपके द्वार शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में राजपुर जोन के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नागरिकों ने नगर निगम और अन्य विभागों से संबंधित 19 शिकायतें और सुझाव दर्ज कराए। मुख्य नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए और इसके साथ कर अनुभाग के पटल पर 1,11,994 रुपए की एक वसूली की गई है। वहीं स्वास्थ्य अनुभाग से मौके पर ही नागरिकों के लिए 5 प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली। आपको बता दें, नगर निगम आपके द्वार शिविर की पहल से नागरिकों में अपने स्थानीय निकाय के प्रति जुड़ाव और विश्वास बढ़ा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और जॉन स्टार बाबर के प्रवेश द्वार के मुहाने पर स्थित यमुना नदी के मुख्य पुल पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पुल का एक महत्वपूर्ण पिलर लगातार कमजोर होता जा रहा है, जिससे हजारों दैनिक यात्रियों और वाहनों की सुरक्षा गंभीर खतरे में पड़ गई है। पुल के नीचे बहती तेज धारा और लगातार मिट्टी कटाव के कारण पिलर की नींव प्रभावित हो रही है और यह दैनिक आवाजाही का एक सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, जहां से रोजाना हजारों की संख्या में वाहन जौनसार बाबर और पचवा दून के बीच आवागमन करते हैं। स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पिलर की खस्ता हालत स्पष्ट रूप से दिखाई देने के बावजूद अब तक इसकी मरम्मत या सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। यदि समय रहते पुल की मरम्मत नहीं की गई तो यह बड़ा मानवीय संकट पैदा कर सकता है। उन्होंने प्रशासन से पुल की तत्काल तकनीकी जांच कराकर इसकी मरम्मत और वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने की मांग की है, ताकि समय रहते किसी भी बड़े हादसे को टाला जा सके। और आगे बढ़ेंगे, जहां थराली तहसील अंतर्गत मोपाटा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक इको स्पोर्ट वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार वाहन में सवार सभी लोग एक विवाह समारोह में लौट रहे थे। मोपाटा के पास ढालवादार सड़क पर अचानक वाहन अनियंत्रित हो गया और 100 फीट से अधिक नीचे गहरी खाई में जा गिरा। इस भीषण दुर्घटना में चौड़गांव की 2 महिलाओं को मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं तीसरे घायल बच्चन सिंह ने 108 एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ते दुर्घटना में घायल हुए 2 अन्य व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के लिए दीवाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जिसके बाद डॉक्टर ने घायलों को गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। चौंकाने वाली बात यह रही कि हादसे के वक्त वाहन चालक मौके पर मौजूद नहीं था, जो जांच का विषय है। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त रोटेशन यातायात व्यवस्था समिति ने कमांडर कॉन्टैक्ट कैरिज के वाहनों पर वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। मामले में समिति से जुड़े सदस्यों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है, तो वहीं एसडीएम ने सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि संयुक्त रोटेशन यातायात व्यवस्था समिति के अध्यक्ष नवीन चंद्र रमोला के नेतृत्व में दर्जनों सदस्य एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। एसडीएम योगेश मेहरा से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समिति के सदस्यों ने अवगत कराया कि कमांडर कॉन्टैक्ट कैरिज द्वारा नटराज चौक स्थित ट्रक यूनियन के समीप वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया जा रहा है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के वाहन नटराज चौक, चंद्रभागा पोल व यात्रा बस अड्डा, रोडवेज बस स्टैंड के निकट अनियंत्रित होकर नियमों के विरुद्ध अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं, जिससे वर्ष 1953 से संपूर्ण उत्तराखंड में परिवहन की सुविधा दे रहे बस मालिकों को नुकसान हो रहा है। वहीं नवीन रमोला ने बताया कि उच्च न्यायालय के नियम अनुसार छोटे वाहन
मैक्स, जीप, कमांडर, टैक्सी आदि का संचालन अपने निजी गैराज से होना चाहिए। बस स्टैंड, बस स्टॉप से कम 2 किलोमीटर की दूरी तक इन वाहनों को खड़ा करने और सवारी बैठाने पर कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। वर्तमान में ये छोटे वाहन कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। समिति के सदस्यों ने एसडीएम से मामले की कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रदेश में बढ़ती वन्य जीव मानव संघर्ष की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 2.5 वर्षों में भालू और गुलदार के हमलों के कारण यह संघर्ष एक बड़ी समस्या बन गया है। उन्होंने कहा कि गांव को जल्द से जल्द सोलर लाइट उपलब्ध कराने और झाड़ियां हटाने का काम पूरा कराने पर जोर दिया गया है, जिससे कि वन्य जीवों के छिपने और अचानक हमले की घटनाओं में कमी आ सके। कहा कि जिन क्षेत्रों में जंगली जानवरों का अधिक भय है, ऐसे क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को स्कूल तक छोड़ने तक घर तक ले जाने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा स्कॉच की व्यवस्था करने को कहा है। वन्य जीव मानव संघर्ष की घटना के पीड़ितों को समय पर मुआवजा देने को कहा है। लेपर्ड, गुलदार, भालू और बंदर जैसे वन्य जीवों की समस्याओं से निपटने के लिए हॉफ को जल्द विस्तृत मैकेनिज्म तैयार करने के लिए कहा गया है। आवश्यकतानुसार 1-2 और रेस्क्यू सेंटर बनाने और हरिद्वार में प्रयोग किए गए मंदरबाड़े को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्वांचल के लिए बड़ी कुछ समय से पिछले कुछ अगर आप देखेंगे तो भालू की प्रवृत्ति और गुलदार के हमले जैसे वन्यजीव मानव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी। इसी को लेकर समीक्षा बैठक थी कि किस तरह से इसको और प्रभावी ढंग से तो अंकुर लगाया जा सके, उसके लिए क्या किया जाए। इसको लेकर के बैठक हुई है जिसमें विभाग के प्रमुख सचिव, अपर सचिव और मैं और मुख्यमंत्री जी सब लोग इसमें और कमिश्नर सभाओं गहन इस पर चर्चा हुई और मुझे प्रयास यही कि इस तरह से जो हम जल्दी से जल्दी जो हमने कहा था कि हम सोलर लाइट और ब्रश कटने गाँवों को उपलब्ध करा रहे हैं, उसको देने की बात हुई। जिस तरह से गाँवों में लोगों के अंदर जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन बच्चों को सकुशल स्कूल पहुंचाने के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि बच्चे को स्कूल की टाइमिंग बदली गई है, जो 7 के टाइम से 9 बजे किया गया 9 से 3 का, क्योंकि सामान्यतः घटनाएं या तो सुबह होती है या शाम को। इसके अलावा मुआवजा समझ में हो जाए, मुआवजा देने में कतई देरी न हो और किस तरह चाहे वो लेपर्ड हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो भालू हो और चाहे वो बंदर, इन समस्याओं के निजात के लिए क्या क्या जरूरत है, इसके लिए मैकेनिज्म तैयार करने के लिए हमको निर्देश दिए गए कि उसमें इसमें चर्चा करें। चाहे वो एक दो रेस्क्यू सेंटर और बनाने पड़े या बंदरबाड़ा जो हरिद्वार में निर्माणाधीन था उसको तत्काल पूरा किया जाए। तो इन सब चीजों को लेकर चर्चा हुई है ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ साथ आम आदमी को राहत मिल सके। और उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तराखंड वॉलीबॉल एसोसिएशन और खेल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 का रुद्रपुर स्थित मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में भव्य शुभारंभ हुआ। चैंपियनशिप का उद्घाटन जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, उत्तराखंड वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलेन्द्र सिंह धानक और उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर डीके सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने सभी महिला खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं से खेल भावना, अनुशासन और टीम वर्क सीखने को मिलता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक है। उन्होंने जोर दिया कि यही युवा आगे चलकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। वॉलीबॉल एसोसिएशन अध्यक्ष कमलेन्द्र सिंह धानक ने बताया कि इस चैंपियनशिप में राज्य के विभिन्न जिलों से महिला टीमें भाग ले रही हैं, जिससे राज्यों में वॉलीबॉल के स्तर को और बेहतर बनाने को मदद मिलेगी। हमारी जो स्टेट लेवल की वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें लगभग हमारी सारी टीमें राज्य की पार्टिसिपेट कर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट्स की, और इसमें एक पूरी प्रतियोगिता तो हो ही रही। इसके अलावा इसमें चयन हो रहा है हमारे जो राष्ट्रीय महिला
खेलों का आयोजन हो रहा है वॉलीबॉल टीम का, उसमें बनारस में प्रतियोगिता है। ये लगभग दिसंबर में ही संपादित होगी। तो ये हमारे लिए बड़ा एक खेलों का जब भी हम लोग आयोजन कराते हैं, हम लोग हमेशा देखते हैं कि एक बहुत पॉजिटिविटी पूरे समाज में जाती है। और आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड प्रदेश में शीतकालीन चारधाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो गई है, जिसके साथ ही चमोली जिले में स्थित शीतकालीन गद्दी स्थलों पर भी तीर्थयात्रियों का आगमन शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने शीतकाल में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और बेहतर इंतजाम किए हैं। शीतकाल के दौरान बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद भगवान बद्री विशाल की पूजा जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में होती है, जबकि केदारनाथ की शीतकालीन पूजा ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में संपन्न होती है। इन शीतकालीन गद्दी स्थलों पर बर्फबारी और ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्रियों के लिए गद्दी स्थलों के आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त आवास व्यवस्था की गई है। ठंड को देखते हुए हीटर और गर्म पानी की सुविधा सुनिश्चित की गई है। यात्रियों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए चिकित्सा टीमें तैनात की गई है। आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक दवाइयां और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। पुलिस बल और आपदा प्रबंधन टीमें सतर्क हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। तो वहीं बर्फबारी की स्थिति में सड़कों को तुरंत खोलने और आवागमन को सुचारू बनाए रखने के लिए टीमें तैयार रखी गई हैं। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि सभी संबंधित विभागों को तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार का असुविधा न हो, इसके लिए 24 घंटे तत्पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वे यात्रा के दौरान मौसम की जानकारी लेकर और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी यात्रा पूरी करें। बीच शीतकालीन यात्रा को देखते हुए प्रशासन की तरफ से समस्त तैयारियां की गई हैं। बिजली पानी की व्यवस्थाएं हैं, रुकने की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ है। औली और जो लोग रुद्रप्रयाग स्थित चोपता जाते हैं उनके लिए एन रूट सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पंच केदारों में से एक कल्पेश्वर मंदिर, उसके नरसिंह भगवान मंदिर, पांडुकेश्वर में बद्रीनाथ जी की शीतकालीन पूजा, इन सभी में भी लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और प्रशासन भी जुटा हुआ है। 27 तारीख के बाद हमने उसी दिन से शीतकालीन यात्रा यहाँ पे प्रारंभ की और शीतकालीन यात्रा में भी कई यात्री बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और काफी संख्या में जिस प्रकार से यात्री यहाँ पे पहुंच रहा है, भगवान नरसिंह भगवान के दर्शन कर रहा है और शंकराचार्य गद्दी को देख रहा है, तो बहुत उनको सांत्वना मिल रही है, बहुत अच्छा उनको उद्बोधन हो रहा है। कि अगर चमोली जनपद की हम बात करें तो इसका एक तो जो सड़क का मार्ग है जो कमेड़ा और गौचर से शुरू हो जाता है, तो हमारे पूरे रूट पे जगह जगह पर थाना और चौकियां जो स्थापित हैं उनको हमने शीतकालीन यात्रा के दृष्टिगत भी उनको एडवाइस भी की है और उनको संवेदनशील भी बनाया है कि किसी प्रकार का कोई यात्री को हेल्प की जरूरत होती है, कोई जानकारी करना चाहता है तो उसको जरूर वो समुचित सुविधा उपलब्ध कराएं। और इसके अलावा जो ज्योतिर्मठ और हमारा जो है पांडुकेश्वर में जहां पर शीतकालीन यात्रा के जो स्थल है वहां पर भी थाना जोशीमठ और थाना गोविंद घाट के माध्यम से हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई है। और आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश के निकट मुनिकेरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत दयानंद आश्रम के पास एक युवक से दिन दहाड़े लूट की वारदात हो गई। 3 लुटेरे एक युवक से 5,300 रुपए नगद और पासबुक लेकर फरार हो गए। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने भी तत्काल एक्शन लिया और पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। लुटेरों की पहचान सुरेश निवासी नेपाली बस्ती चंद्रेश्वर नगर, मार्कंडे जायसवाल निवासी मायाकुंड और रोहित साहनी निवासी चंद्रेश्वर नगर के रूप में हुई है। इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि मार्कंडे जायसवाल ऋषिकेश कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ ऋषिकेश और आसपास के थाना क्षेत्र में 19 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नशा तस्करी, अवैध हथियार रखने और अन्य मामले शामिल हैं। रोहित और सुरेश के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। फिलहाल इतना पता चला है कि रोहित साहनी नशा तस्कर रेखा साहनी का बेटा है। कैलाश गेट चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत ने लुटेरों के कब्जे से 4,200 रुपए नगद और बैंक की पासबुक बरामद की है।
लोहाघाट के मंगोली क्षेत्र में गुलदार के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए चंपावत जिलाधिकारी मनीष कुमार ने देर रात स्वयं मंगोली पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अंधेरे और गुलदार के खतरे के बावजूद न केवल मौके का निरीक्षण किया बल्कि वन विभाग की टीमों के साथ रात्रि गश्त भी शामिल हुए। इस बीच इस दौरान उन्होंने वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरों और कैमरा ट्रैप की स्थिति देखी, साथ ही गुलदार की हालिया गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा से बड़ा कोई कार्य नहीं, प्रशासन हर स्थिति में उनके साथ खड़ा है। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि गुलदार की सक्रियता को रोकने और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम युद्ध स्तर पर उठाए जा रहे हैं। वहीं एसडीओ फॉरेस्ट सुनील कुमार ने बताया कि मंगोली क्षेत्र में 10 ट्रैप कैमरे और 2 पिंजरे लगाए गए हैं। साथ ही वन विभाग की टीमें लगातार गश्त कर गुलदार की गतिविधियों को ट्रैक कर रही है और इसी प्रकार गुलदार की सक्रियता दिखाई देने पर बाराकोट में धरगड़ा में सुरक्षा प्रबंध मजबूत किए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।